आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्म एमसीक्यू में। तो बच्चों क्या लेके आई हूँ, देखिए बहुत से बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम रेलवे का जो पेपर हुआ था ना उसके क्वेश्चंस को आप ना एक्सप्लेनेशन के साथ में लाइए। ओके, तो ये मैं रेलवे का ही हमारा पेपर लेके आई हूँ जो कि रिसेंटली आपका 2025 में एग्जाम कंडक्ट हुआ है। इसके क्वेश्चंस की वजह से मैंने आंसर की बच्चों डाली हुई है चैनल पे, लेकिन यहाँ पर जो है क्वेश्चंस को हम एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेनेशन के साथ में क्वेश्चंस देखेंगे बच्चों। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपका जो भी अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए रहने वाला है। जितने भी आपके गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम्स होते हैं स्टेट और सेंट्रल लेवल का, सभी के लिए बच्चों आपको पता है हमारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं ना। तो और बच्चों अगर आपको टेस्ट सीरीज क्रैश कोर्स चाहिए तो आप लोग जो फार्मा एमसीक्यू की जो मोबाइल एप्लीकेशन है वहां पर विजिट कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो अभी देखो बच्चों इसके क्वेश्चंस देख लीजिए, रेलवे फार्मासिस्ट एग्जाम 2025 के क्वेश्चंस। ओके, देखिए व्हाट इज द ऑप्टिकल डिवाइस की बात हो रही है, यूज टू ड्रॉ इमेज फ्रॉम ए माइक्रोस्कोप। से तुम इमेज ड्रॉ कर रहे हो, मतलब कि कोई भी तुम्हें मतलब एक तरीके से तुम ना स्केच बना रहे हो और इमेज बना रहे हो, कोई भी माइक्रोस्कोपिक ना ऑब्जेक्ट होता है ना, उसकी इमेज बना सकते हैं हम किससे, स्टेज माइक्रोमीटर है, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, कैमरा ल्यूसिडा है ना। तो बच्चों ये कैमरा ल्यूसिडा होता है। तो ये क्या है कैमरा ल्यूसिडा, इससे हम कोई भी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट कोई भी होगा ना हमारा, उसकी हम इमेज ड्रॉ कर सकते हैं बच्चों, है ना। तो क्या है ये ऑप्टिकल डिवाइस होता है यूज्ड टू ड्रॉ इमेज फ्रॉम ए माइक्रोस्कोप, है ना। तो ये आपका क्या होता है कैमरा ल्यूसिडा होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। कह रहे कैमरा ल्यूसिडा आपका एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है दैट प्रोजेक्ट द इमेज फ्रॉम ए माइक्रोस्कोप, से इमेज को प्रोजेक्ट कर देगा ऑन टू अ ड्रॉइंग सरफेस, जैसे कि पेपर पर। ओके, तो कैमरा ल्यूसिडा आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये प्रोजेक्ट करता है इमेज को फ्रॉम माइक्रोस्कोप ऑन टू अ ड्रॉइंग सरफेस। ओके, अलाउ द ऑब्जर्वर टू सी बोथ द स्पेसिमेन इमेज एंड देयर ड्रॉइंग हेड साइमल्टेनियसली। ओके, कह रहे सुपर इम्पोजिशन अलाउ for the accurate tracing of microscopic image to create detailed scientific illustrations. Okay, next है which interaction reduce efficacy of boric acid, बोरिक एसिड की एफिकेसी को रिड्यूस करा देगी कौन सी इंटरेक्शन, इसको मिक्स करोगे अल्कलाइन सॉल्यूशंस के साथ में, स्टोर करोगे हाई टेम्परेचर पर, कंबाइन करोगे एंटीबायोटिक के साथ, एक्सपोजर टू सनलाइट, है ना। तो अगर हम बोरिक एसिड को मिक्स करते हैं अल्कलाइन सॉल्यूशन में, है ना, तो इसका जो है इससे क्या होता है, इसकी एफिकेसी जो होती है बोरिक एसिड की वो रिड्यूस हो जाएगी जब तुम क्या करोगे बोरिक एसिड को मिक्स कर दोगे अल्कलाइन सॉल्यूशंस में। देखो तुमने पढ़ा हुआ है बच्चों, बोरिक एसिड जो होता है हमारा बहुत ही वीक एसिड होता है ना। तो इसकी एसिडिटी को बढ़ाने के लिए, इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम लोग ग्लिसरॉल लाइक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल यूज करते हैं, है ना। तो कह रहे हैं कि अब अगर इसकी जो है अभी पूछा ये है एफिकेसी रिड्यूस किससे हो जाएगी, तो कह रहे हैं अगर हम मिक्स करेंगे अल्कलाइन सॉल्यूशन को, है ना, बोरिक एसिड के साथ में, तो इसकी एफिकेसी जो होती है रिड्यूस होती है, क्योंकि बोरिक एसिड की एक्टिविटी पीएच पे हाईली डिपेंडेंट होती है। ओके, स्टडी ऑफ पॉइजनस इफेक्ट ऑफ ड्रग के पॉइजनस इफेक्ट की स्टडी को क्या कहोगे, क्लिनिकल पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी कहोगे, फार्माकोथेराप्यूटिक्स कहोगे, टॉक्सिकोलॉजी या फार्मेसी। तो पॉइजनस इफेक्ट ऑफ ड्रग, इसकी स्टडी सिंपली तुम्हारा टॉक्सिकोलॉजी के अंडर आएगा, सिंपल सा ऑप्शन 3 करेक्ट हो गया। कह रहे कार्टिलेजिनस फ्रेमवर्क जो एक्सटर्नल नोज का होता है, इट इज मेड अप ऑफ, किससे बना होता है, कोनकाई बोन से, सुपीरियर नेजल कोनका से, हाइलाइन कार्टिलेज, क्रिकोइड कार्टिलेज। तो ये तुम्हारा होता है बच्चों कार्टिलेजिनस फ्रेमवर्क जो है एक्सटर्नल नोज का ना, तो तुम्हारा हाइलाइन कार्टिलेज का बना हुआ होता है ना। तो कह रहे कि एंटायरली हाइलाइन कार्टिलेज का बना होता है, ये कार्टिलेज रिस्पॉन्सिबल होता है नोज की फॉर्म के लिए, स्ट्रेंथ के लिए और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। ओके, आसू डी टैब, एएसयू डी टैब सिंपल सा है। डी टैब का तुम्हें पता है ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, है ना। तो यहाँ पर टेक्निकल नहीं लगाया इन्होंने, एक कमेटी लगा दिया, हटा दो, एडजॉइंट लगा दिया, हटा दो, बचा क्या ऑप्शन 1 बचा, आयुर्वेदा सिद्धा एंड यूनानी का डी टैब है ये तुम्हारा बच्चों, सिंपल सा ऑप्शन 1 करेक्ट है। ग्लूट्रल्डिहाइड का यूज बताओ भाई, एंटीसेप्टिक है,
या तुम्हारा एंटीबायोटिक है, सरफेस डिसइंफेक्टेंट है, फंजीसाइड है ना। तो तुमने जो डिसइंफेक्टेंट पढ़े थे वहां पर आपका ग्लूटरल्डिहाइड आता है, तो यहाँ पर जो है सरफेस डिसइंफेक्टेंट हमारा हो जाएगा, है ना बच्चों। बाकी नेक्स्ट है चाइल्ड प्रूफ पैकिंग मस्ट मीट द परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशंस आउटलाइंड इन जीएमपी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स शेड्यूल्स या सीएफआर जो कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन होता है। तो चाइल्ड प्रूफ पैकिंग मस्ट मीट द परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशंस आउटलाइंड इन कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशंस सीएफआर बच्चों, है ना। चाइल्ड प्रूफ पैकेजिंग को चाइल्ड रेजिस्टेंट पैकेजिंग भी कहते हैं। तो कहते हैं ये इसमें क्या क्या परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशंस प्राइमरीली आउटलाइंड इन द सीएफआर कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशंस स्पेसिफिकली 16 सीएफआर पार्ट 1700। ओके, जैसे वॉल्यूम कैपेसिटी तुमसे पूछा है बच्चों, साइज नंबर 1 हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का, तो सारे के सारे कैप्सूल की कैपेसिटी इंपॉर्टेंट है। ओके बच्चों, स्मॉलेस्ट कौन सा, लार्जेस्ट कौन सा वाले की कितनी कैपेसिटी mg ml में दोनों में, है ना। तो इसका मैंने एक वीडियो बनाया हुआ, तुम वो देख लेना। यहाँ पर तुम्हारा आंसर हो जाएगा कौन सा 0.5 ml हो जाएगा, साइज नंबर 1 के लिए तुमसे पूछा है। फीडबैक इनिवेशन को और क्या कहेंगे बच्चों, है ना। लेटेंट एंजाइम का एक्टिवेशन, लेटेंट मतलब कि जो इनएक्टिव एंजाइम एक्टिव हो गया, तो ऐसा तो होगा नहीं इसमें। इनिशियल प्रोडक्ट इनिबिट करा रहा है बच्चों, ये फीडबैक जो होता है इसमें एंड प्रोडक्ट इनिबिट कराता है बच्चों, इनिशियल प्रोडक्ट नहीं कराएगा। कंपार्टमेंटेशन नहीं होता, ये एंड प्रोडक्ट जो होता है बच्चों वो इनिबिट कराता है इसमें। तो इसे ना एंड प्रोडक्ट इनिबिशन भी तुम फीडबैक इनिबिशन को कहते हो। तो इसमें क्या होता है बच्चों, फाइनल जो प्रोडक्ट होता है ना मेटाबॉलिक पाथवे का, वो बाइंड करेगा टू एंड इनिबिट करा देगा एक्टिविटी ऑफ एंजाइम अर्लियर इन द पाथवे, है ना। पाथवे में जो स्टार्टिंग में एंजाइम यूज हुआ था उससे तुम्हारा जो एंड प्रोडक्ट बन रहा है ना, वो प्रोडक्ट जो है वो इनिबिट एंजाइम जो स्टार्टिंग, जैसे कि भाई आपकी ए से बी, बी से सी, सी से डी, इस टाइप से बना, तो एंड प्रोडक्ट ने क्या करा, स्टार्टिंग में जो एंजाइम यूज हो रहा था ना उससे बाइंड कर लिया और उसको इनिबिट करा दिया। इसे बोल दिया हमने एंड प्रोडक्ट इनिबिशन या फीडबैक इनिबिशन। ओके, thereby regulating the amount of product produced. Mechanism act as a form of negative feedback to maintain homeostasis, prevent the wasteful overproduction या accumulation of product. Okay, फिर कह रहा है हाउ इज बायोइक्विलेंस स्टैटिस्टिकली इवेल्युएटेड। बायोइक्विलेंस को इवेल्युएट करने के लिए क्या करेंगे इसमें से, तो देखो पियर्सन कोरिलेशन है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, अनोवा चाहे स्क्वायर टेस्ट या कैप्लन मियर एनालिसिस। तो इसके लिए होता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, अनोवा, ऑप्शन 2 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। ये स्टैंडर्ड स्टैटिस्टिकल मेथड होता है अनोवा, इसे यूज करते हैं इवेल्युएट करने के लिए बायोइक्विलेंस इन क्रॉसओवर स्टडी डिजाइन। ओके, कह रहा है सेल डेथ विच इज कॉज्ड बाय टिश्यू इंजरी, है ना। टिश्यू इंजरी से जो सेल डेथ होता है उसे क्या कहोगे, है ना। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स को सेल जब इनगल्फ करती है ना, फैगो सेल ईटिंग जिसे कहते हैं, पिनो को सेल ड्रिंकिंग भी कहते हैं, कोई भी लिक्विड पार्टिकल फ्लूइड का सेल इनटेक कर रही होती है ना। तो यहाँ पर है सेल डेथ विच इज कॉज्ड बाय टिश्यू इंजरी, है ना, वो होता है आपका नेक्रोसिस। अपोप्टोसिस होता है प्रोग्राम्ड तरीके से जो सेल का डेथ है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ इज नोन एज अपोप्टोसिस। यहाँ पर है टिश्यू इंजरी की वजह से सेल का डेथ होता है, दिस इज नोन एज नेक्रोसिस। क्या बोलेंगे, नेक्रोसिस के लिए टर्म बच्चों यूज करोगे तुम। नेक्रोसिस कह रहे हैं सेल डेथ कॉज बाय एक्सटर्नल फैक्टर, जैसे इंजरी होगा, इन्फेक्शन होगा, टॉक्सिन्स होगा, इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई, इन सबकी वजह से सेल जो डेथ हो रही है दिस इज नेक्रोसिस, है ना। अनकंट्रोल्ड पैथोलॉजिकल प्रोसेस जहां पर सेल स्वेल होकर बस्ट हो जाएगी, रिलीज कर देगी अपना कंटेंट इनटू सराउंडिंग टिश्यूज, कॉज इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स। ओके, फैगोसाइटोसिस क्या होता है, इसमें जो सेल होती है जिसकी मैक्रोफेज हो गई, ये एनगल्फ और ब्रेक डाउन लार्ज पार्टिकल्स लाइक बैक्टीरिया, डेड सेल्स एंड डेब्रिस। ओके, वाइटल पार्ट होता है इम्यून रिस्पॉन्स का एंड द क्लियरिंग ऑफ डेड सेल्स। फिर एपोप्टोसिस में बताया प्रोग्राम्ड तरीके से सेल का डेथ हो रहा है, नॉर्मल हाईली रेगुलेटेड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ प्रोग्राम्ड सेल डेथ occur during normal development and aging to eliminate unneeded or damaged cell without causing inflammation. ओके, पिनोसाइटोसिस में तुमको बताया भाई लिक्विड पार्टिकल का सेल इनटेक कर रही है, मतलब कि सेल ड्रिंकिंग भी इसे कहते हैं। ये एक फॉर्म का क्या है, एक तरीके का एंडोसाइटोसिस होता है, सेलुलर ड्रिंकिंग भी इसे बोलते हैं। सेल टेक इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड डिसॉल्व स्मॉल मॉलिक्यूल्स बाय फॉर्मिंग स्मॉल वेसिकल्स फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन। ओके, कह रहे ग्लास वेयर्स और मेटल वेयर्स को स्टरलाइज करोगे कैसे, स्टरलाइज थ्रू। देखो बच्चों हमने बताया था पाउडर्स को स्टरलाइज करना है हमें, है ना,
पाउडर्स के लिए, ऑयल्स के लिए, ग्लास वेयर्स के लिए, मेटालिक वेयर्स के लिए, इन सब के लिए हम यूज करते हैं क्या, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। तो बच्चों यहाँ पर हमारा आंसर आएगा ड्राई हीट स्टरलाइजेशन को यूज करोगे। पाउडर्स की बात करें, ऑयल्स की बात करें, ग्लास वेयर्स है, मेटल वेयर्स है ना। बाकी इंजेक्शंस जहाँ पर फिक्स्ड ऑयल एज अ व्हीकल यूज होते हैं वहां पर भी हमने जाना है किसके साथ क्या यूज करेंगे, हम ड्राई हीट स्टरलाइजेशन यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 1 हो गया, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन टाइप की किडनी स्टोन इज कंपोज्ड ऑफ। तो मोस्ट कॉमन टाइप के कौन से, स्ट्रूवाइट, सिस्टीन, यूरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्सलेट। तो मोस्ट कॉमन जो होते हैं बच्चों कैल्शियम ऑक्सलेट वाले स्टोन्स होते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट वाले मोस्ट। बाकी ये भी स्टोन के ही टाइप है, बट जो मोस्ट कॉमन तुमसे पूछे वो कैल्शियम ऑक्सलेट वाले होते हैं। कैल्शियम ऑक्सलेट मोस्ट प्रिवेलेंट टाइप की किडनी स्टोन अकाउंट फॉर अप्रोक्सीमेटली 70 से 80% स्टोन्स जो होते हैं वो कैल्शियम ऑक्सलेट वाले ही होते हैं, है ना। इसमें कैल्शियम जो है ऑक्सलेट से कंबाइन करता है यूरिन में। ओके, ये कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन में। लेकिन ना स्ट्रूवाइट जो स्टोन होते हैं, है ना, इनको इन्फेक्शन स्टोन भी कहते हैं। ये बहुत कम होते हैं, ऑलमोस्ट 7 to 10% ही स्टोन्स ये होते हैं, और ये यूटीआई की वजह से, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से बनते हैं। ओके, सिस्टीन स्टोन्स बहुत ही रेयर होते हैं, 1 से 2% ही स्टोन के टाइप में सिस्टीन स्टोन आते हैं। ये जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से होते हैं, सिस्टीन्यूरिया की वजह से होते हैं ये, क्या। और यूरिक एसिड स्टोन्स बहुत ही कम कॉमन है, ये भी 5 to 10% है। ओके, एसोसिएटेड हाई प्रोटीन डाइट, गाउट, डायबिटीज की वजह से होते हैं, टेंड टू फॉर्म इन हाईली एसिडिक यूरिन में बनते हैं। ओके, पर्सन इज एलिजिबल फॉर फार्मेसी रजिस्ट्रेशन के लिए। अब भाई बताओ कौन जो है फार्मेसी के रजिस्ट्रेशन के एलिजिबल है, बताओ फार्मेसी के रजिस्ट्रेशन के लिए कौन एलिजिबल होगा। कह रहे डिग्री या डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम इंडियन यूनिवर्सिटी या स्टेट गवर्नमेंट, एंगेज इन डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग फॉर नॉट लेस देन 6 months, है ना। भाई डिस्पेंस कर रहा है ड्रग्स को, है ना। फिर एंगेज इन द कंपाउंडिंग ऑफ ड्रग इन ए हॉस्पिटल डिस्पेंसर फॉर नॉट लेस 6 months, या एंगेज इन कंपाउंडिंग ऑफ ड्रग इन ए हॉस्पिटल या डिस्पेंसर नॉट लेस 6 months। लेकिन हमारा तो आंसर हो जाएगा भाई डिग्री या डिप्लोमा, हमने बी फार्मा करा है या फिर हमने डी फार्मा करा है ना। तो हम जो है एलिजिबल होते हैं फार्मासिस्ट का, फिर हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं हमारा, है ना बच्चों। तो ऑप्शन 1 सिंपल सा करेक्ट हो गया इसमें तुम्हारा। ओके, नेक्स्ट है फुल फॉर्म एमएफआर। भाई ये मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड होता है, ध्यान रखना, मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड होता है। यहाँ पर ऑप्शन 4 हो जाएगा। चाइल्ड प्रूफ पैकिंग इज रेगुलेटेड थ्रू द। तो अब ये जो चाइल्ड प्रूफ पैकिंग का देखो सेकंड क्वेश्चन आ गया इसमें, है ना। तो ये रेगुलेट होगी भाई किसी न किसी एक्ट के थ्रू ही रेगुलेट होगी, है ना। तो देखो पॉइजन प्रिवेंशन पैकिंग और पॉइजन प्रिवेंशन पैकिंग एक्ट, तो यहाँ पर ये ऑप्शन 1 हो जाएगा, पॉइजन प्रिवेंशन पैकिंग एक्ट। देखो पीसीआई तो करता नहीं बच्चों इसको, है ना, पॉइजन प्रिवेंशन रूल नहीं होगा, यहाँ पर एक्ट होता है, ये ऑप्शन 1। चाइल्ड रेजिस्टेंट चाइल्ड प्रूफ पैकेजिंग रेगुलेट होती है पीपीपीए, पॉइजन प्रिवेंशन पैकेजिंग एक्ट के थ्रू। एक यूएस का लॉ है एस्टेब्लिश हुआ था 1970 में, दैट मैंडेट स्पेशल पैकेजिंग फॉर हैजार्डस हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के लिए, मेडिसिन के लिए, केमिकल्स के लिए, टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल पॉइजनिंग। तो इसका बच्चों किस लिए ये करते हैं, प्रिवेंट करने के लिए एक्सीडेंटल पॉइजनिंग इन यंग चिल्ड्रंस में, विद रूल्स एनफोर्स्ड बाय, इसके रूल्स जो है वो एनफोर्स करे गए थे बाय द कंज्यूमर प्रोडक्ट सेफ्टी कमीशन। ओके, नेक्स्ट क्या है, नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागनिज्म डिफर फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एंटागनिज्म, है ना। तो जो नॉन कॉम्पिटिटिव जो एंटागनिज्म होता है वो डिफर करेगा कॉम्पिटिटिव से कैसे, डोज डिपेंडेंट रिवर्सल ये कॉम्पिटिटिव में होता है, एक्ट ऑन द सेम रिसेप्टर साइट कॉम्पिटिटिव एक्ट करते हैं, रिवर्सिबल बाइंडिंग कॉम्पिटिटिव में होती है। तो नॉन कॉम्पिटिटिव कैसे डिफर करेगा, रिड्यूस मैक्सिमम रिस्पॉन्स इवन एट हाई एगोनिस्ट डोज, है ना। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन जो है तुम्हारा क्या हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। कह रहे नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागनिस्ट जो होते हैं बच्चों वो डिफरेंट साइट पे बाइंड करेंगे, जो एगोनिस्ट बाइंड कर रहा था ना उससे अलग साइट पे बाइंड करते हैं, उसको एलोस्टेरिक साइट कहते हैं, है ना। या फिर ये इरिवर्सिबल तरीके से एक्टिव साइट से बाइंड करते हैं। तो कह रहे दिस एक्शंस रेंडर सम रिसेप्टर फंक्शनली इनएक्टिव इफेक्टिव रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ अवेलेबल रिसेप्टर। कह रहे अगर तुम इंक्रीज करोगे एगोनिस्ट की कंसंट्रेशन को, कैन नॉट ओवरकम द इफेक्ट ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव, है ना। जितना भी हम एगोनिस्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ा ले, है ना, इसको हम ओवरकम नहीं कर सकते नॉन कॉम्पिटिटिव में। लेकिन कॉम्पिटिटिव में क्या होता है बच्चों, अगर एगोनिस्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया तो तुम इसको ओवरकम कर सकते हो, है ना।
तो कह रहे हैं इसीलिए इसका आंसर था कि रिड्यूस मैक्सिमम रिस्पॉन्स इवन एट हाई एगोनिस्ट की डोज को कितना भी हाई कर लो, हमारा जो मैक्सिमम रिस्पॉन्स तो रिड्यूस ही रहेगा। ओके, तो कह रहे हैं कि अगर एगोनिस्टिक कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं, कैन नॉट ओवरकम इफेक्ट ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, मैक्सिमम पॉसिबल रिस्पॉन्स ऑफ द एगोनिस्ट इज रिड्यूस ही रहेगा बच्चों नॉन कॉम्पिटिटिव में। ओके, और जो इनके इसके अलावा जो आपके कॉम्पिटिटिव होते हैं उसमें कह रहे हैं कि कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट इफेक्ट को रिवर्स कर सकते हो बाय कैसे, बाय सिंपली इंक्रीज कर दो एगोनिस्ट की कंसंट्रेशन को। तो जो कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट का इफेक्ट है उसको हम रिवर्स कर सकते हैं हमारे एगोनिस्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ा के, और मैक्सिमम रिस्पॉन्स कैन स्टिल बी रीच्ड। ओके, तो ये अंतर है आपका कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव में, थोड़ा सा तुम्हें ध्यान रखना बच्चों। इसके ऊपर क्वेश्चन देखो बनता है, बना हुआ है। फ्लोक्यूलेशन इन कोलोइडल सस्पेंशन रेफर्स टू, फ्लोक्यूलेशन का मतलब बताओ, फ्लोक्यूल्स बन रहे हैं बच्चों। फ्लोक्यूलेशन इरिवर्सिबल पार्टिकल का कोएलिसेंस हो रहा है, रिवर्सिबल एग्रीगेट हो रहा है, पार्टिकल्स का कंप्लीट डिसोल्व हो रहा है तुम्हारे पार्टिकल्स, या यूनिफॉर्म पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इसमें रिवर्सिबल एग्रीगेशन होता है पार्टिकल्स का हमारा फ्लोक्यूलेशंस में। ओके, तो कहते हैं फ्लोकुलेशंस जो होता है कोलोइडल सस्पेंशन में, इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ लूज बल्कि एग्रीगेट्स बन जाते हैं थ्रू वीक फिजिकल इंटरेक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। ये एग्रीगेट्स बच्चों आसानी से ब्रोकन अपार्ट अलग अलग हो सकते हैं और रीडिस्पर्स, सिंपल एजिटेशन से रीडिस्पर्स हो जाते हैं, शेक करोगे या फिर स्टर करोगे तो, है ना। तो इसलिए क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। और इरिवर्सिबल पार्टिकल कोएलिसेंस जो होता है, यहाँ पर इरिवर्सिबल तरीके से एग्रीगेशन हो जाएगा पार्टिकल्स का, पार्टिकल हेल्ड टुगेदर क्लोजली, डिफिकल्ट होता है रीडिस्पर्स करना टिपिकली, इसे हम कोएगुलेशन कहते हैं। कोएलिसेंस यूजुअली रेफर्स टू मर्जिंग, इसमें ड्रॉपलेट्स जो होती है ना, इमल्शन में देखिए हम ड्रॉपलेट्स से बबल्स मर्ज होके कोएलिसेंस बना लेते हैं। ओके, पर्पस ऑफ कैरिंग आउट डिस्टिलेशन रिड्यूस प्रेशर इज टू, देखो प्रेशर तुमने क्या करा, डिस्टिलेशन रिड्यूस प्रेशर मतलब कि प्रेशर रिड्यूस कर दिया, है ना। तो इससे क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। प्रेशर को रिड्यूस करने से क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो गया। तो इससे क्या होता है कि भाई जो तुम्हारे जिनका बॉइलिंग पॉइंट देखो, अवॉइड थर्मल डिग्रेडेशन, मॉलिक्यूल का थर्मल डिग्रेडेशन जो होता है इसको हम अवॉइड कर सकते हैं इसे। बाकी एनहेंस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर, एनहेंस एफिकेसी डिस्टिलेशन प्रोसेस का, या सेपरेट आइसोटोप्स एंड लिक्विड ऑफ सिमिलर वोलेटिलिटी। तो यहाँ पर होगा कि थर्मल डिग्रेडेशन मॉलिक्यूल्स का अवॉइड हो जाता है जब हम क्या करते हैं, डिस्टिलेशन अंदर रिड्यूस्ड प्रेशर यूज करते हैं, है ना। तो ऑप्शन 1 होगा, कह रहे बाय रिड्यूसिंग प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा, अलो इट टू वेपोराइज एट डिस्टिल एट मच लोअर टेम्परेचर देन इट्स नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, है ना। तो हीट सेंसिटिव कंपाउंड्स जो होते हैं उनका डिकम्पोजिशन को इससे प्रिवेंट कर सकते हैं हम, है ना। तो इससे क्या होता है, वही लिखा हुआ है, ड्रग जिनका हाई बॉइलिंग पॉइंट हो या फिर जो डिकम्पोज होती है एट और बिलो देयर नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। तो ये क्वेश्चन बनता है, देखो भाई ड्रग जो डिकम्पोज होती है एट और बिलो देयर नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, तो उसके लिए तुम कौन सा डिस्टिलेशन यूज करोगे, तो हम डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर यूज करेंगे, है ना। तो ये यूज करते हैं कौन सा लिक्विड जिनका हाई बॉइलिंग पॉइंट हो या फिर डिकम्पोज होते हैं एट और बिलो देयर नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। तो उसके लिए क्या यूज करोगे, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर यूज करोगे बच्चों। लोअरिंग द प्रेशर अबव लिक्विड सरफेस कोज बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाएगा, अलाउ टू बॉयल एट मच लोअर सेफर टेम्परेचर, दिस प्रिवेंट द हाई टेम्परेचर फ्रॉम ब्रेकिंग डाउन और डिग्रेडिंग द हीट सेंसिटिव ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एसिड बेस कैटालिसिस इन्वॉल्व। एसिड बेस कैटालिसिस में क्या है भाई, डोनेशन या एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोटॉन बाय कैटालिस्ट, है ना। तो देखो कैटालिसिस हो रही है भाई, और एसिड बेस कैटालिसिस है ना। कैटालिस्ट क्या करते हैं भाई, हमारे जो रिएक्शन को स्पीड अप कराते हैं। तो एसिड बेस कैटालिस्ट में क्या होगा, डोनेशन होगा या एक्सेप्टेंस होगा प्रोटॉन्स का बाय द कैटालिस्ट, है ना। तो ये एसिड बेस कैटालिस्ट में आ जाएगा। बाकी कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट कैटालिसिस में होगा बच्चों ये मेटल आयन यूज होंगे या फिर ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का नहीं होता बच्चों, यहाँ पे प्रोटॉन का होता है डोनेशन या एक्सेप्टेंस एसिड बेस में, है ना। तो हमारा जो है ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। कह रहे एसिड बेस कैटालिसिस में क्या होता है, इंक्रीज द रेट ऑफ ए रिएक्शन, जब हम एसिड या बेस कैटालिस्ट को फैसिलिटेट करते हैं अल्टरनेटिव रिएक्शन पाथवे बाय डोनेटिंग एक्सेप्टिंग प्रोटॉन्स। ओके, दिस प्रोसेस प्रोटॉन ट्रांसफर मेक द रिएक्टेंट मोर रिएक्टिव एंड लो कराते हैं एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिएक्शन टू प्रोसीड। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा एसिड बेस कैटालिसिस के बारे में। ओके बच्चों, तो इस वीडियो में जो है 20 ही क्वेश्चंस लेके आई थी हमारे इस पेपर के। बाकी के क्वेश्चंस लाऊंगी इसके नेक्स्ट पार्ट में। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।